हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड राहुल। करेंटली में जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करते हुए डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल आपके सामने में है। हाई कोर्ट ने लोकपाल को डिसाइड करने के लिए 2 महीने का समय दिया है महुआ मोइत्रा केस में। इसे पूरे अच्छे से समझेंगे, बिगिनिंग से समझेंगे। बट देखो, 2 PYQ मैंने इसके साथ अटैच किया। एक तो लोकपाल पे सीधा क्वेश्चन आया था 2025 में, एंड दूसरा क्वेश्चन है ऑन दी जो प्रिविलेजेस मिलते हैं। एक तो प्रेसिडेंट को प्रिविलेज मिलता है, फिर गवर्नर को मिलता है, एंड जो एमपीज होते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो या स्टेट लेजिस्लेचर में हो, उनको जो प्रिविलेज मिलता है उस पर क्वेश्चन सीधा पूछा है। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, तो इससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके लिए पूरे प्रीलिम्स में इन टॉपिक्स को मैं रिवाइज कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो सारे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यही है पूरा। पहला हमारा आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल जो है वो गवर्नर रिलेटेड है, वो जो वॉकआउट कर रहे हैं इन सर्टेन सदर्न स्टेट्स, उसको भी समझेंगे। एंड गवर्नर के पास जो पावर है वो अगेन स्कैनर, आई मीन जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके बारे में फिर से डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। तो इस आर्टिकल में उसी चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया गया है। तो हम हर एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको एक तरह से रिवाइज करेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं या ऑब्जर्वेशन है ऑन दिस इशू, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है गवर्नर के पास, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, इसे भी देखेंगे। ठीक है। देन अगेन थर्ड जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है फ्यूल सेल के बारे में। एंड दिस वन इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। देखो, फ्यूल सेल जो है उस पर लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमें न्यूज़पेपर में अच्छा दिखता है और एम्बिशियस दिखता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसे हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। ये भी एक कॉमन थीम है। ठीक है, इसे भी हम कवर करेंगे। एंड उसके बाद देर आर 2 मोर आर्टिकल्स जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टोटल 5 PYQs करेंगे इस तरीके से। मुझे अब इसमें बताना है कि जो प्रीलिम्स PYQ डिकोडर सीरीज है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो निकालने वाला हूँ। या तो आज ही निकाल दूंगा या कल बाय आफ्टरनून कह लो या इवनिंग तक मैं प्रॉपर जो भी थीम्स हैं, कम से कम 15 थीम्स हम डिस्कस करेंगे उसमें। ऑलरेडी डिस्कस थीम्स को भी मे बी मैं रख सकता हूँ, पर मैं बता दूंगा, उसको बाद में रख लेंगे। जो आपने देख रखा है, नहीं देख रखा है तो फिर से आप देख लेना, क्योंकि हमारे इस ग्रुप पे भी बहुत सारे नए मेंबर्स जुड़े हैं। एंड दे आर सो हैप्पी। आई मीन वी आर सो हैप्पी, इन फैक्ट वी आर सो ग्लैड कि हमारे इस जो इनिशिएटिव है इसको इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हो। ठीक है। विद इन 3 और 4 days 1000 न्यू मेंबर्स जुड़ गए हैं। सो दिस इज़ द स्पीड। ओके। एंड प्ले लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो एक चीज़ मैं बता दूं, मैं 6 मंथ से जनवरी को अगर इंक्लूड कर दे तो दिस इज़ द 6th मंथ। करेंटली का ये 6ठा महीना है। अब जो अंडरस्टैंड यूपीएससी का मेन चैनल है ना यूट्यूब का, उस पर फर्स्ट 3 मंथ्स का जो मतलब कि ये करेंटली मैंने उस पर अपलोड मैं उस पर करता था। फिर हमने एक सेपरेट चैनल बनाया। ठीक है। और सेपरेट चैनल पे अभी आप हो, और जिसके सब्सक्राइबर हो या व्यू कर रहे हो इस वीडियो को, तो इस पे नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी इस पे हमने डाला है। तो आपको जनवरी का प्लेलिस्ट और दिसंबर का प्लेलिस्ट अपलोड हो गया है, मतलब हमने सेग्रीगेट कर दिया इसे, तो आप इसे सुन सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने डीएम भी किया और कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि उनको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, तो इसे भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और इनफैक्ट नवंबर का भी कर देंगे। बाकी जो 3 मंथ्स है ना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, उसके लिए आप हमारे अंडरस्टैंड यूपीएससी के मेन चैनल पे जो यूट्यूब का है उस पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे देख सकते हो। ठीक है। सो जो 2-3 इन्फॉर्मेशन, एक तो प्लेलिस्ट वाली थी उसे मैंने दे दिया। PYQ जो डिकोडर सीरीज़ है उसको लेकर यही कहूँगा कि सेपरेट जो है मैं उसके लिए भी प्लेलिस्ट निकालूंगा। और बहुत सारे मुझे नहीं बताने हैं थीम्स, बट ये एक चीज़ कहूँगा कि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और थीम्स जो है वो मैं प्रॉपर एनालिसिस करके, बहुत समय दे के, इनफैक्ट बहुत सारे थीम्स मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए थे। मैं भी इस एग्ज़ाम प्रोसेस का पार्ट हूँ, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। प्लस मैड भी है। ठीक है, इस दोनों को साथ साथ हम लेके चलते हैं। बट थीम्स है ना, सर्टेन थीम्स, उस वो यूपीएससी का फेवरेट होता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कुछ थीम्स हैं जो हमें लगातार पढ़ना चाहिए और उसे रिवाइज करना चाहिए। और उसमें कुछ नया दिख जाए ना, जैसे कि मैंने दिखाया माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, इन सब में कुछ नया दिख जाए तो उसे हमें कवर करना चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो वो मैं आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें वीडियो धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा। और ऐसे 50 to 60 थीम्स होंगे। फाइन।
हर एक सब्जेक्ट में, मैं बस करंट अफेयर्स की नहीं बात करूँगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड करूँगा, हिस्ट्री में मतलब जो भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। सो स्पोर्ट्स से है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं एक थोड़ा-सा हिंट देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक नया सेक्शन है जिसके मतलब जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसे इसमें बहुत डेप्थ में जाने के लिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा करंट अफेयर्स में, बट उसमें भी मुझे एक कॉमन थीम दिख गया है जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि 2 से 3 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई थिंक वी शुड बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आई मीन हम इस तरह से स्किप नहीं कर सकते। 21 में आया था, 23 में आया एंड 25 में, तीनों सालों में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। यू नेवर नो, हम ऐसा तो नहीं है 27 के लिए वेट करेंगे 26 में भी आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसमें भी एक थीम है जो मुझे दिख गया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा PYQ थीम्स डिकोडर सीरीज में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव का पहला आर्टिकल, दैट इज महुआ मोइत्रा वाला केस है। आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में देखा होगा। बहुत अच्छी स्पीकर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं इनको लेकर। हो सकता है आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके अपोजिशन पार्टीज, मतलब ये अपोजिशन पार्टी का पार्ट है, बट सी इज़ अ गुड स्पीकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सी इज़ इन द न्यूज़ क्यों? ब्राइबरी के लिए। अब मैं सारा कंटेक्स्ट आपको बताऊं, सब उससे पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो दोनों को, एंड कमेंट सेक्शन में इसे लिखना है, ये नहीं कि देख के छोड़ देना है। सो लेट अस सी। लोकपाल की बात हो रही है पहले। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। फर्स्ट थिंग इज, लोकपाल का जो पावर है ना, इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो इंडिया में है, पब्लिक सर्वेंट्स जो इंडिया में, उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। जो बाहर हैं उन पे नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। Second statement is the chairperson or a member shall not be a member of the parliament or the member of the legislature of any state or union territory and only the chief justice। तो जो चेयरपर्सन होगा ना, और अ मेंबर, मतलब कि लोकपाल की जो टीम होती है उसमें चेयरपर्सन या मेंबर जो होगा वो तो या तो ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो रिटायर्ड हो या चाहे वो वर्किंग हो, ठीक है। मतलब कि पहली चीज ये बोली गई कि नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड, ओके, सो द चेयरपर्सन और मेंबर जो है ना, पहले पार्ट में बोला है वो पार्लियामेंट का मेंबर या लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में बोला जो चेयरपर्सन होगा ना, वो या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, या जज है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। Then the third statement is the chairperson or a member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson और member as the case may be। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्ट है कि आपको मतलब कि एक कंक्लूसिव, ऐसे स्टेटमेंट में कंक्लूसिव आप एक सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हो। रीजन बीइंग कि इतने डेप्थ में कोई लोकपाल नहीं पढ़ता है, ठीक है। हम सब के साथ ये होगा, अगर हम एग्जाम हॉल में ऐसा देख रहे हैं ना, मे बी अगर यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, सीएजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड या ईसीआई से रिलेटेड, तो मे बी हमारे पास इसको लेकर सॉल्यूशन होता। बट लोकपाल में इतना डेप्थ में जाके पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना जो कि डिजर्विंग है वो भी यहाँ पे फंसे होंगे डिसाइड करने में क्या इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सेपरेटली ए डाल रखा है, ओके। एंड देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लोकपाल जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता है, सीधा लिख दिया है। तो 4 स्टेटमेंट है, आपको डिसाइड करना है। इसे अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और लोकपाल को मैं अच्छे से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिवाइज कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन वैसे भी बन जाना है, ओके। देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, ये प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। वैसे तो ये आर्टिकल 361 से सीधा उठा के डाला है, फिर भी देख लीजिए। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ, मतलब गवर्नर जो है ना किसी कोर्ट को आंसर नहीं करेगा, वो जो ड्यूटी कर रहा है एज अ गवर्नर, या जो अपने पावर्स को एज अ गवर्नर मतलब कि उसका जो एक्सरसाइज कर रहा है,
तो उसके लिए उसे नहीं किसी को आंसर करना है, किसी कोर्ट को। एंड देन वी हैव सेकेंड स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगा अगेंस्ट द गवर्नर, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, members of a state legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है वो किसी प्रोसीडिंग्स में, यहाँ पे एमपी की बात हो रही है बट ये कनेक्टेड था प्रिविलेजेस से रिलेटेड, हम आगे अच्छे से देखेंगे पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो लाइबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग्स का जो वो हाउस के अंदर बोलता है, कुछ भी हाउस के अंदर बोलेगा ना तो उसे कोर्ट में खड़ा नहीं किया जाएगा, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स भी अगर यूज करता है तो कोर्ट में उसे खड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर। आते हैं, पहले मैं आपको लोकपाल रिवाइज करा देता हूँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस में पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे महुआ मोइत्रा केस, वो समझने में ईजी होगा तब, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। लोकपाल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फर्स्ट थिंग। और लोकपाल बना किससे है? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, अन्ना हजारे आंदोलन जो हुआ था उसी का ये रिजल्ट था, ठीक है। पर्पस, इंश्योर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ बाय इंक्वायरिंग इनटू करप्शन ऑफ हाई पब्लिक फंक्शनरीज। जो हाई पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जुरिस्डिक्शन जो है पीएम है, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं एंड पब्लिक सर्वेंट्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं कि उनके जो है ना अगेंस्ट करप्शन अगर चैलेंजेस आते हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर पब्लिक सर्वेंट तक के अगेंस्ट करप्शन की इंक्वायरी करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज लोकपाल, ठीक है। कंपोजिशन पे बात करते हैं, एक चेयरपर्सन होना चाहिए, ठीक है, एंड अप टू 8 मेंबर्स होना चाहिए। चेयरपर्सन के अलावा 8 मेंबर्स और हो सकते हैं। 50% जो है ना जुडिशियल एंड 50% जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इससे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 50% मेंबर्स जो है ना जुडिशियल उनका बैकग्राउंड होना चाहिए। चेयरपर्सन होने के लिए सीधा स्टेटमेंट आया ना चेयरपर्सन को लेकर, सेकेंड स्टेटमेंट, चेयरपर्सन को होने के लिए ही और सी कैन बी फॉर्मर CGI, सुप्रीम कोर्ट जज और एमिनेंट पर्सन, ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव अपॉइंटमेंट कमिटी जो लोकपाल का होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, स्पीकर भी होते हैं लोकसभा के, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो भी हैं लोकसभा के, या लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर। इसको इसलिए बाद में इसको इंक्लूड किया गया था, इसके पीछे का रीजन था कि 2 टर्म के लिए जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी वो कांग्रेस थी, बट उनके पास 10% ऑफ द मेंबर्स नहीं था। अगर 10% ऑफ मेंबर्स जिनके पास होता है उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन मिलता है, मतलब उसमें भी हाईएस्ट जिसके पास है, ठीक है। तो कांग्रेस की जगह पे इसे लाया गया था। लोकपाल के जो नियुक्ति थी उसमें देरी हो रही थी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन हम नहीं चुन पा रहे थे, तो ये क्लॉज बाद में डाला गया था। CGI भी होते हैं, ठीक है, और एमिनेंट जूरिस्ट भी होते हैं। सो कमिटी ये है आपके पास लोकपाल की जो नियुक्ति होती है। जुरिस्डिक्शन पे हम बात कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, देख लो प्राइम मिनिस्टर तक हैं, बट कुछ सेफगार्ड्स हैं। प्राइम मिनिस्टरियल जो पोस्ट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जैसे कि सेफगार्ड्स क्या है, कहाँ लोकपाल जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, तो ओनली करप्शन एलिगेशंस पे लोकपाल कर सकता है, ठीक है। एंड उसके लिए पूरा फुल बेंच जो है लोकपाल का अप्रूवल चाहिए कि तब करप्शन के, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आएगी, फॉरेन रिलेशंस की बात आएगी, पब्लिक ऑर्डर जो है, ये 3 मैटर ऐसा है जिस पे आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लोकपाल में जाकर इंक्वायरी करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ एक्सक्लूड किया गया है, बट प्राइम मिनिस्टर इज इंक्लूडेड इन दिस होल थिंग। आई मीन वो भी लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और वेग जो कंप्लेंट्स हैं वो भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको आपको वो मान्यता ही नहीं प्राप्त है, मतलब वो रिजेक्ट कर देंगे, लोकपाल रिजेक्ट कर देगी। अब देखो
हमें पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस देखना है, आर्टिकल 105 एंड सब्सिक्वेंटली इधर 194। ये सेंटर का हो गया, पार्लियामेंट का हो गया प्रिविलेज, और ये लेजिस्लेचर का हो गया, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड हाउस, हाउस के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देन नो कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर स्पीच और वोट, नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अगर आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी स्पीच देते हो या वोट देते हो, वोट अगर जस्ट सपोज आपने अपने पार्टी लाइन से, विप लाइन से अलग वोट किया है, तो आपको उस पर क्या होता है, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चलती है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के बेसिस पे आपको पार्टी से निकाल दी जाती है, बट इस बेसिस पे क्या बोलते हो, किसको वोट करते हो, आपके ऊपर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं चलेगा। एंड 105 क्लॉज 3 एंड 194 क्लॉज 3, यहां पे बात की गई है अदर प्रिविलेजेस बाय लॉ, कन्वेंशन फंक्शनल नॉट पर्सनल। क्या है ये? तो सिविल केस प्रोटेक्शन में जो प्रिविलेज मिला है अंडर 105 क्लॉज 3 एंड 194 क्लॉज 3, क्या है ये? सो नो अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग सेशन, जब सेशन चल रहा होगा तो अगर किसी के ऊपर सिविल केस किसी एमपी के ऊपर लगा हुआ है, ये बात हो रही है ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, और ये एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए आर्टिकल 198 है, स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो उनको प्रिविलेजेस मिला है, और ये 194 से ही डिराइव हुआ है, एसएलए से ही, जो लेजिस्लेचर वाला 194 है उसी से डिराइव हुआ है। मेरा ये कहना है कि सिविल केसेस में भी इनको जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिला हुआ है। जब सेशन चल रहा है, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसके 40 दिन पहले एंड 40 दिन के बाद आप मतलब उनको अरेस्ट कर सकते हो। इस दौरान आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हो जब पार्लियामेंट्री जो जैसे सेशंस चलते हैं, समझ आया? 40 दिन पहले और 40 दिन, इस विंडो में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ये सेशन चल रहा है। इसके अलावा आप सिविल केसेस में जो एमपी हैं, एमएलएज हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हो, फाइन। एंड एंड क्रिमिनल केसेस में कोई भी इनको प्रिविलेजेस नहीं है। अगर ये आउटसाइड पार्लियामेंट कोई क्राइम करते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली क्राइम पार्लियामेंट के बाहर ही करेंगे, तो कोई इनके ऊपर जो है मतलब कि लेनियंसी बरती नहीं जाएगी। करप्शन करते हैं, ब्राइबरी करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है इनके अगेंस्ट आउटसाइड द पार्लियामेंट, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ लोकपाल क्या है, हमने डिस्कस कर लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए जो आर्टिकल्स हैं उसे डिस्कस कर लिया, क्योंकि प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं जो केस है, महुआ मोइत्रा केस, ठीक है। मैं अब बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई होप आप ध्यान से ही सुनोगे। फर्स्ट थिंग, महुआ मोइत्रा एक एमपी हैं 17th लोकसभा की, अभी 18th लोकसभा चल रहा है, अभी भी वो एमपी हैं। तो 17th लोकसभा में 2023 का मामला है, उनके अगेंस्ट बीजेपी के एक एमपी निशिकांत दुबे साहब, इन्होंने एक कंप्लेन दायर करी लोकसभा स्पीकर के सामने में और लोकपाल के सामने में। अब एज यू नो कि लोकपाल के अंदर के जुरिस्डिक्शन के अंदर पब्लिक एमपीज आते हैं ना, सो इस बेसिस पे दायर करी। क्या था केस? दो चीज़ों पे केस रखा गया, एक तो है कैश फॉर क्वेरी और दूसरा है सिक्योरिटी ब्रीच। मतलब इन दोनों को कलेक्टिवली देख सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने का। कैश फॉर क्वेरी क्या है? तो महुआ मोइत्रा पे निशिकांत दुबे ने आरोप ये लगाया, या केस जो कंप्लेन दायर करी लोकसभा स्पीकर के सामने में, ये बोला गया कि उन्होंने एक पार्टिकुलर इंसान से कुछ पैसे गिफ्ट्स लेकर उस इंसान के द्वारा जो उनके इंटरेस्ट के लिए जो क्वेश्चन था वो पार्लियामेंट में पूछा। सो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डिफरेंट हो जाता है, उससे अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये करप्शन या ब्राइबरी का मामला हो जाता है, यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज एमपी के पास नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग स्पीड जो है ना थोड़ा बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 या 1.5 पे आप इसे सुन सकते हो, ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये दो कंप्लेन हुआ, और दूसरा कंप्लेन हुआ कि उन्होंने एज ए एमपी जो उनको लॉग इन करने की जो मिलती है ना, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो उनका अकाउंट होता है,
ठीक है, उस चीज़ को भी उन्होंने पासवर्ड वगैरह किसी दूसरे इंसान के साथ किया। ये इनके अगेंस्ट जो है दायर हुआ कंप्लेन लोकसभा स्पीकर और लोकपाल के सामने में। तो यहाँ पे तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है ना। एमपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। आई मीन आप समझ सकते हो कि कितनी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और दूसरा तो ब्राइबरी वाला या करप्शन वाला केस है ही। तो लोकसभा स्पीकर ने क्या किया, इस मामला को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। एथिक्स कमेटी जो होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, आपको पता होना चाहिए। उसने सर्टेन सीटिंग्स के बाद डिसीजन सुनाया कि महुआ मोइत्रा गिल्टी है और उन्हें 17th लोकसभा से एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अगेन वो 18th लोकसभा में चुन के आती है। 2024 में हुआ था 18th लोकसभा इलेक्शन, तो यही खत्म होता है। चलो, ये मामला खत्म हुआ लोकसभा से, तो 17th लोकसभा खत्म हुआ। हम आते हैं लोकपाल के पास, भी उन्होंने कंप्लेंट डाली थी। अब लोकपाल क्या करता है कि वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसमें पाता है कि प्राइमा फेसी बोलते हैं ना, उसमें उसे लगता है कि हाँ, महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट जो कंप्लेन किया गया वो सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल एक छोटी सी बॉडी है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बट इतना उनके पास जो है मेन पावर नहीं है। तो लोकपाल क्या करती है ऐसे सिचुएशंस में, उनके पास पावर है कि इस चीज़ को जो फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन हो पाए, तो इसके लिए वो सीबीआई के पास केस को भेजती है। सीबीआई के पास ये केस भेजा गया। ठीक है, सीबीआई ने 1 साल लिया और 1 साल के बाद सीबीआई ने क्या किया, तो उनको मतलब पूरा जो डिटेल मतलब इन्वेस्टिगेशन करके लोकपाल के पास भेजा। अब देखो कि कोई भी हाई पब्लिक ऑफिशियल है ना, उनके अगेंस्ट अगर आपको केस दायर करना है, उनके अगेंस्ट चार्जशीट दायर करना है इन द कोर्ट, तो आपको लोकपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। पहले होता था ये गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब ये लोकपाल के पास पावर आ गया, जिसको टेक्निकल टर्म में सैंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लोकपाल ने क्या किया कि सीबीआई जो है कोर्ट ले जा सके, चार्जशीट दायर कर सके अगेंस्ट महुआ मोइत्रा, तो लोकपाल ने क्या किया, अलाउ कर दिया। लेकिन इसी के अगेंस्ट महुआ मोइत्रा जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई और वहां पे उन्होंने बोला कि लोकपाल जो है ना, जो अनुमति दे रहा है, सैंक्शन मतलब कि हाई पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट आप जो उन्हें कोर्ट में ले जाना चाहते हो, लोकपाल जो दे रहा है, अलाउ कर रहा है, उसमें उसने प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसे फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब इस चीज को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब कि जस्ट लेट अस गो, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि 2 महीने का समय दिया है लोकपाल को डिसाइड करने के लिए, सो दैट मतलब पहला डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट का आया कि जिस तरह से लोकपाल ने प्रोसेस फॉलो किया वो गलत है। देन अगेन इस चीज़ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नई जो है चीज़ बताई है या बोली है टू दी लोकपाल कि आपको 2 महीने का समय है, पूरा जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो फॉलो कीजिए एंड देन सैंक्शन पे डिसीजन लीजिए। ठीक है, यही पूरा मामला है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था, लोकपाल एज अ बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, जो चेयरपर्सन है, सारी चीज़ें हमने देखी। एंड सेकेंड थिंग इज प्रिविलेजेस, जिसे हमने अच्छे से देखा। एंड क्रिमिनल जो प्रिविलेज है वो नहीं मिलता है एमपी एमएलएस को, और महुआ मोइत्रा वाला केस उसी में आता है। मतलब कि करप्शन, ब्राइबरी वगैरह ये सब नहीं आता है इन द जो प्रिविलेजेस मिलते हैं एमपी एमएलएस को। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस साथ में ही कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा फर्स्ट थिंग कि लोकपाल बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट जो आउटसाइड इंडिया है उनके अगेंस्ट भी चल सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड वन इज द चेयरपर्सन, हमने देखा ना चेयरपर्सन एमिनेंट पर्सनैलिटी भी हो सकता है। ठीक है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है, सॉरी, तो ये भी गलत है। थर्ड वन इज हमें पता नहीं है। फोर्थ पे आते हैं, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी हो सकती है, बट कुछ सेफगार्ड से हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आएगी तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं हो सकती है। फॉरेन रिलेशन जब होगा, उससे रिलेटेड कुछ होगा तो उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। एंड देन पब्लिक ऑर्डर की जब बात आएगी तो नहीं कर सकते। अब ये भी गलत है, 3 के 3 गलत हैं। अब ए और डी में से हमें डिसाइड करना है, नन होगा या 3 होगा, तो इसका आंसर बहुत मुश्किल होगा एग्जाम हॉल के अंदर डिसाइड कर पाना। बट जिन्होंने भी 3 मारा होगा कि 45 ईयर्स एज होना चाहिए चेयरपर्सन का, ये तय कर दिया गया है लोकपाल के अंदर, उनका ये सही होगा। ठीक है, सो ए इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रिविलेजेस है ना,
ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 361 के अंदर हम 61 के अंदर हमने देखा गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो प्रिविलेज मिला है, तो गवर्नर की यहाँ पे बात हो रही, दोनों सही है। और थर्ड थिंग इज जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हमने देखा आर्टिकल 194 क्लॉज 3 में कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, सॉरी 194(1), तो 194(1) एंड 2 उसमें देखा कि इनके अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चलती है। एग्जैक्टली कहूँ तो 194 क्लॉज 2। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा समय लिया ये आर्टिकल, बट आपको सारा समझ आया होगा कि कैसे महुआ मोहित्रा का केस मूव हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी प्रोसीजर को पहले गलत ठहराया और फिर समय दिया है लोकपाल को कि सैंक्शन, दैट इज टेकिंग अ पब्लिक ऑफिशियल कह लो टू दी कोर्ट और उनके अगेंस्ट चार्जशीट दायर हो सके। ठीक है, तो यही है पूरा मामला। हम आते हैं वॉकआउट्स जो गवर्नर्स कर रहे हैं उसी पे। आज एक सुंदर सा आर्टिकल द हिंदू में आया, उससे पहले, उसको करने से पहले वी विल सी दिस क्वेश्चन कि डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर का होता है, ये 2014 का क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं करेक्ट हमें चूज करना है। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिपोर्ट भेज सकता है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, देन मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, रिजर्व कर सकता है सर्टेन बिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, भाई कितना न्यूज़ में रहा है। ठीक है, एंड देन फोर्थ वन इज मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसके रूल्स को लेकर इसके पास क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपको तय करना है। ठीक है, आंसर आप बता देना। हम आते हैं इस आर्टिकल पे। सबसे पहले आपको मामला पता होना चाहिए कि साउथ के 3 स्टेट्स जहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी चल रही है वो एनडीए कॉलिशन की चल रही है फ्रॉम लास्ट 3 टर्म्स। तो 3 स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यहाँ पे नॉन एनडीए पार्टीज की सरकारें हैं। ठीक है, तो गवर्नर जो है जब कस्टमरी एड्रेसेस हो रहे थे इन 3 स्टेट्स के लेजिस्लेचर में, उन्होंने वॉकआउट किया। ठीक है, तो अब गवर्नर का जो पावर है उस पर सवाल उठ रहा है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उस पर सवाल उठ रहा है, और इस आर्टिकल में वही डिस्कस किया गया है। सो लेट अस सी गवर्नर्स वॉकिंग आउट और सेलेक्टिवली रीडिंग द कस्टमरी एड्रेस क्या है, हम ये देख लेंगे इधर। और स्टेट लेजिस्लेचर रेजेस क्वेश्चन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन जो गुबर्नेटोरियल जो डिस्क्रिशन होता है एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब गवर्नर ही है, वर्ड समझ लो, इसके लिए अच्छे से यूज किया जाता है। सो लेट अस सी कुछ आर्टिकल्स हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 176 क्लॉज 1 क्या कहता है, कस्टमरी एड्रेस। बताओ कौन सा सब्सिक्वेंट आर्टिकल पार्लियामेंट के लिए भी आता है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, -89 कर देना। ठीक है, सो कस्टमरी एड्रेस में क्या है, गवर्नर शैल एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, द एड्रेस रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट द गवर्नर्स पर्सनल व्यूज। स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो दिखाई जाएगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। गवर्नर का मन करेगा नहीं करेगा उस पर डिसीजन नहीं होगा। आर्टिकल 175 क्लॉज 1 स्पेशल एड्रेस की बात करता है। एक तरफ तो कस्टमरी एड्रेस हमने देखा, फिर देर इज समथिंग जो कि गवर्नर का अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, स्पेशल एड्रेस उसे करना पड़ता है। और गवर्नर में एड्रेस द हाउस एट एनी टाइम, ओके, कभी भी वो कर सकता है। स्टिल बाउंड बाय एड एंड एडवाइस, यहाँ भी उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सीओएम के मतलब कि एडवाइस पे वो करेगा। आर्टिकल 163 भी आपको पता है, एग्जैक्टली कहता है गवर्नर जो है ना एड एंड एडवाइस ऑफ सीओएम पर वो काम करेगा। गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम एक्सेप्ट द नैरोली डिफाइंड डिस्क्रिशनरी पावर्स। नैरोली डिफाइंड डिस्क्रिशनरी पावर्स के बजाय गवर्नर जो है सीओएम के एडवाइस पे काम करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कही है। हाँ, एक और आर्टिकल है 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल्स के रिगार्डिंग है। Mentioned only to clarify that the routine legislative functions like address do not justify discretionary behavior. Okay, तो अगेन प्रेसिडेंट रूल बेसिक चीज़ें हैं। मेंशनड ओनली आर्टिकल 356 है ना कि क्लैरिफाई दैट द रूटीन लेजिस्लेटिव फंक्शन, जैसे एड्रेस की बात हो रही है ना, कस्टमरी एड्रेस, डू नॉट जस्टिफाई डिस्क्रिशनरी बिहेवियर। ठीक है, अब 356 से इंटरप्रेट किया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आप 356 यहाँ यूज नहीं कर सकते हो। ओके, यहाँ गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974
गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब स्टेट का, एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये जजमेंट कहता है मस्ट एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ इन नॉर्मल सिचुएशंस एंड डिस्क्रिशन इज एक्सेप्शनल नॉट द रूल। अब यहाँ पे जो कस्टमरी एड्रेस में वो वॉकआउट कर रहे हैं उसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जिसको प्लेनली बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको छोड़कर गवर्नर को हर चीज सीओएम के हिसाब से करना चाहिए, मतलब कि उसकी जो ड्यूटी है या जो पावर वो एक्सरसाइज करता है। ठीक है। नेबम रेबिया वर्सेस डेप्टी स्पीकर केस 2016 की बात है। गवर्नर कैन नॉट इंटरफेयर विद द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेरली, ये भी इसमें क्लियरली कहा गया है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। एंड डिस्क्रिशनरी पावर्स आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नॉट इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्लिसिटली स्टेट किया गया है, इम्प्लाइड नहीं है कि आप अपने हिसाब से उसे गवर्नर अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे। वो आराम से कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट आर्टिकल्स में उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स को बता दिया गया है। चलो 2-3 डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है, तो आपको वो लिखना है कमेंट सेक्शन में। एंड गवर्नर कैन नॉट क्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, इस केस में आया ये। अंबेडकर साहब क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए खास करके, कि गवर्नर इज नॉट मीन टू गवर्न, ही और सी कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड acting on the advice of elected government, allowing personal discretion would negate irresponsible government and parliamentary democracy। जो लोग चुन के आते हैं ना, आप उनके जैसे कि हमारे लोअर हाउस हो की बात करो, या इसी को ना हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं कि लोअर हाउस जो होता है हाउस ऑफ पीपल होता है, एंड वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि हाउस जिस भी मतलब कि सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लोअर हाउस होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको आंसरेबल है टू दी लेजिस्लेचर, एंड वो चुन के कहाँ से आते हैं, वो आते हैं जनता से चुन के। ठीक है, यही है पूरा मामला। कुछ आर्टिकल्स आपने रिवाइज किया और कुछ आपने ऑब्जर्वेशंस देखा सुप्रीम कोर्ट का, एंड इवन बी आर अम्बेडकर साहब ने इस पे क्या कहा। इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यस, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में है कि गवर्नर जो है, सॉरी सेंडिंग ए रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल आर्टिकल 356 की ही बात कर रहा हूँ। सेकेंड, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नहीं बिल्कुल ये एडवाइस होता है, सीएम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दो, बिल रिजर्व कर सकता है, आर्टिकल 200 एंड 201 आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल न्यूज़ में कई सालों से कह लो रिसेंट ईयर्स में ये है, तो ये भी सही है। एंड फोर्थ, बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा, बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम तीसरे आर्टिकल पे। फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बराबर न्यूज़ में रहता है, और ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ये भी अनकन्वेंशनल टॉपिक है जिस पे मैं अच्छे से बात करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी इस पे क्वेश्चन फ्रेम करता है। हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, 2024 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से चलती है फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें एग्जॉस्ट पाइप से एमिशन किस चीज का होता है आउट ऑफ दिस फोर, आपको तय करना है। देन ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स, क्या होता है, ऐसे पावर ट्रेन व्हीकल्स कह लो जो अनकन्वेंशनल सोर्स पे चलते हैं। कन्वेंशनल सोर्स क्या है, जैसे डीजल है, गैस है, इन सब पे जो चलता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल व्हीकल्स, मतलब कि सिस्टम बोल सकते हैं, पावर ट्रेन व्हीकल्स कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, उसको आप किसी दूसरे ऑप्शन से उसे मतलब चला रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूंगा तो फिर आंसर पता चल जाएगा, आप इन दोनों को बताओ। अब इस आर्टिकल में हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एंड दूसरा लीड एसिड बैटरी। इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखो बैटरी न्यूज में है, जो न्यू एज जो मतलब व्हीकल्स डेवलप हो रहे हैं वो न्यूज में है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इससे क्वेश्चन बनता है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्या होता है कि न्यू एज बैटरीज है जो कि लिथियम आयन से बनी होती है, उसका एक चीफ कंपोनेंट है, विथ हाई एनर्जी डेंसिटी इसका है, लॉन्गर लाइफ एंड यूज्ड इन ईवीज एंड ग्रिड स्टोरेज।
लाइफ लॉन्गर होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, एंड इसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रिड स्टोरेज में यूज़ करते हो। बट जो कन्वेंशनल लीड एसिड बैटरी है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम चलता है, लो इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है एंड शॉर्टर लाइफ होता है, ठीक है, और हैवी भी होता है, मतलब कि बड़े साइज का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेके, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल को लेके हमारे भारत सरकार ने एक स्कीम लाई थी 2021 में, कोविड एरा में, कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, यही लिथियम आयन जो बैटरी है, न्यू एज बैटरीज, उसको डेवलप किया जाए इंडिया के अंदर। जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, और ये स्कीम अभी न्यूज़ में है। कितना प्रोग्रेस किया है ये स्कीम, उस पर ये आज आर्टिकल आया है। तो ऑब्जेक्टिव ये था इस स्कीम को लाने का कि डोमेस्टिक बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में हम लीड लें, ठीक है, रिड्यूस इंपोर्ट्स। हम जो बैटरी इंपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा, लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करते हैं, वो कम हो, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी में जो है, अगर हम बैटरी डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको सपोर्ट मिलेगा। अब फाइनेंशियल आउटले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन आर्टिकल में था। तो 18,100 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग टारगेट जो हमने तय कर रखा था वो था 50 गीगावाट आवर, ये हमने तय कर रखा था, जो एसीसी बैटरी, दैट इज एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी। बट हुआ कितना, 50 गीगावाट जो हमारा था उसमें 30 गीगावाट आवर के आसपास हमने अभी तक डेवलप किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मुझे चेक कर दे लेने दीजिए, इसको मैं थोड़ा अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ। सॉरी, 30 तो नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमने एज ऑफ अक्टूबर 2025 ओनली 1.4 गीगावाट आवर जो है हमने वर्थ बैटरी हैव सेल्स हैव बीन कमीशनड, अभी तक 1.4 गीगावाट आवर कमीशन हुआ है ऑन टाइम, वाइल 8.6 गीगावाट आवर इज अंडर डेवलपमेंट बट डिलेड है। सो हमारी कैपेसिटी 2026 तक हमने 50 गीगावाट ये हमने तय कर रखा था, और सच कहूँ तो 1.4 मतलब 10 गीगावाट आवर के आसपास ही हम डेवलप कर, एक तो 8.6 में भी डिले है, टू बी प्रिसाइज 1.4 गीगावाट आवर ही हम कर सके, ठीक है। इतना याद नहीं रहेगा, बस बेसिक समझ लो, ये मिनिस्ट्री है, स्कीम का पर्पस क्या है, या टर्म जो है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट है फ्रॉम लीड एसिड बैटरी, ठीक है। एंड की इशूज़ क्या रहे हैं इसको भी हम देख लेते हैं। एक तो टेक्नोलॉजिकली हम डिपेंडेंट हैं, खास करके चाइना इसमें लीडर है। इंपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हमें करना पड़ता है ऐसे बैटरी को, खास करके लिथियम जो है हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है, स्किल्ड जो मेन पावर है, वो अगेन चाइना से ही आएगा। एंड जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस चाइनीज नेशनल्स पे लगे हुए हैं ना, इस वजह से भी डिले हो रहा है। खास करके अभी तो हमारे रिलेशंस बेटर हुए हैं, बट यहाँ से यहाँ का जो गैप है ना, इस दौरान नहीं आ पाया बहुत कुछ हमारे देश में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट था, जो हमारे सरकार को तब लग रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उसमें हम हाइड्रोजन को स्टोर करके उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो वाटर बनाता है, और रिजल्ट यहाँ पे कौन सा वाटर का आपको क्या, वाटर वेपर हो जाएगा। दिस विल बी द राइट आंसर। एंड ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स में जो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं, उसमें फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ईवी जितने हैं या हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल हैं, ये सब आ जाएंगे ऑल्टरनेटिव में। ये यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल यूज़ नहीं कर रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो सारे तीनों आ जाएंगे, यहाँ पे मैड भी लग जाएगा, ठीक है। सी होगा इसका आंसर। ग्रंथ कुटीर, ये न्यूज़ में है, राष्ट्रपति भवन में इसे इनॉग्रेट किया हमारे प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू मैम ने। क्या है ग्रंथ कुटीर? तो एक लाइब्रेरी है एंड आर्काइवल स्पेस। आर्काइवल स्पेस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो भी कागजात हैं उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी भी है, मतलब बुक्स भी होंगे। तो ये ओपन किया गया इन राष्ट्रपति भवन, ओके। पर्पस क्या है? प्रिजर्व एंड शोकेस इंडियाज कल्चरल, लिटरेरी, फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज जो है उसे दिखाएंगे। लैंग्वेजेस जो है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस कवर्ड, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, ठीक है। इन लैंग्वेजेस में आपको बुक्स देखने को मिलेंगे। एंड नंबर ऑफ बुक्स की साइज इतनी है, 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं एंड 2300 बुक्स है। सिंपल है, पहले बता देता हूँ कि एक लाइब्रेरी एज वेल एज
आर्काइवल स्पेस खोला गया है राष्ट्रपति भवन में, और प्रिजर्व, हम अपने कल्चर को, अपनी फिलोसफी को प्रिजर्व कर पाए, उसके लिए इसे ओपन किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन में खुद राष्ट्रपति ने इसे इनॉग्रेट किया। ग्रंथ कुटीर नाम है, ये आपके स्टेट पीसीएस या मे भी यूपीएससी भी इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे, और इसको आप यूज कर सकते हो मेंस में भी। आर्ट एंड कल्चर में जो प्रिजर्वेशन की बात होती है, एज एन एग्जाम्पल इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, इंडिया ईयू। जो रिलेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो वर्ल्ड है इतना डिवाइडेड है, हमारे जो बहुत अच्छे रिलेशंस थे यूएस के साथ वो ख़राब हुए हैं कुछ मतलब कह लो महीनों में, ठीक है। तो ईयू एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, और ईयू के साथ जितना बेटर रिलेशन हमारा होगा हमारे फ़ायदे का है, और बहुत चीज़ों में हमारे इंटरेस्ट सिमिलर हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कह लो, ठीक है। एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हम मतलब कि प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसमें ईयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के मतलब कि पर्सपेक्टिव से। सो लेट अस सी, आपको पता होगा कि ईयू जो है 2026 में जो गणतंत्र दिवस होगा, दैट इज़ रिपब्लिक डे, प्रेजेंट रहेगा ईयू के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, और हमारी समिट भी होगी ऑन 27 जनवरी, 16th ईयू इंडिया समिट। और इस समिट में एफटीए जो कि दशकों से, इस पे मैंने एक मीम भी आप लोगों को दिखाया था कि मैं जब से बचपन से जब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ इंडिया ईयू के बीच में एफटीए पे बातचीत हो रही है। तो इवेंचुअली कह लो डेकेड्स के बाद, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा इंडिया ईयू जो है एफटीए साइन होगा। सो इस आर्टिकल में बेसिकली मुझे दो चीज़ें हाईलाइट करनी थी जिस पे डिस्कस किया गया है। पहला जो है पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है रशिया यूक्रेन मतलब कि ईयू और इंडिया के बीच में। सबसे पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है उस पर दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो डिफरेंट है। एक तरफ ईयू क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल है वो रशिया को लेकर, एक्सपेक्ट्स पार्टनर्स टू अलाइन, मतलब कि इंडिया को चाहता है कि वो भी उसी तरीके से क्रिटिकल हो टुवर्ड्स रशिया। बट इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़्यादा कंसिडर करता है और रशिया के साथ इंगेज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड जो कॉन्फ्लिक्ट है या कह लो इशू है बिटवीन इंडिया ईयू में करेंटली, उसको अगर देखें तो ईयू जो ऑब्जेक्शन है व्हेन इट कम्स टू जो मिलिट्री मतलब रिलेशन है इंडिया विद द ईयू, जिसमें जापाड नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी जिसे ईयू ने ऑब्जेक्ट किया था क्रिटिकली। एंड इसमें 3 कंट्रीज बेलारूस, इंडिया एंड रशिया ने पार्टिसिपेट किया। बेलारूस एक सैटेलाइट स्टेट कह लो रशिया का है, ठीक है। देन ऑयल एंड ट्रेड विथ रशिया, इंडिया जो ऑयल ट्रेड कर रही है रशिया को लेकर, इस पे भी ईयू बहुत क्रिटिकल रहा है, ठीक है। और वो यूएसए पे भी एक तरह से दबाव बना रहा था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए, जो कि अल्टीमेटली आपको दिख ही गया। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पे ईयू को इंडिया से इशू है, बट इंडिया को ईयू से कहाँ इशू है। एक तो इंटरनल मैटर्स में ईयू बहुत हस्तक्षेप करता है। एक समय हुआ करता था जब कश्मीर को लेके ईयू के मेंबर्स जो है इंडिया पे सवाल उठाते थे। सेकेंड थिंग इज, जो कि अब कम हो गया, एंड सेकेंड थिंग इज कि जो बैरियर्स लगा रहा है, नॉन टेरिफ बैरियर्स, जिसका एग्जाम्पल सीबीए है, तो यहाँ दोनों एक मत में नहीं है, और भारत कहता है कि ये डिस्क्रिशनरी जो ईयू एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इंडिया के साथ कि उसके प्रोडक्ट्स ईयू में ना बिक पाए, ठीक है। तो यही है। अब व्हाट स्टिल मूव्स फॉरवर्ड डिस्पाइट डिफरेंसेस, जितने डिफरेंसेस हैं, हमने 4-5 डिफरेंसेस पे क्लियरली बात किया, उसके बावजूद डिसीजन ये लिया गया है कि दोनों को साथ में आना चाहिए। फर्स्ट थिंग है एफटीए जो कि साइन होगा। सेकेंड है नया डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसके को लेकर भी हम दो जो ग्रुप है कह लो या कंट्रीज हैं या यूनियन है, इंडिया को भी मैं एक यूनियन ही मानता हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सो न्यू डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड देन कॉपरेशन ऑन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लाइमेट एंड मोबिलिटी। सो हम इन चीज़ों में आगे साथ में बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो है, ये कॉरिडोर लगातार न्यूज़ में है। आपको याद होगा कि 2025 में सीधा पीवाई प्रीलिम्स में आया था, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सीधा क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगता है कि ये 1 या 2 साल में बहुत इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है ये टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही है। IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको मैं बार बार रिवाइज करवाता हूँ।
G20 समिट जो इंडिया में हुआ था उसमें से अनाउंस किया गया था। कंट्री जो इन्वॉल्व हैं 3 रीजन्स की कंट्री, एक तो इंडिया होगा, देन मिडिल ईस्ट से कंट्रीज हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, विथ इसराइल एज अ की लिंक, ठीक है, एंड यूरोप, ईयू जो है खास करके ग्रीस इटली में एंट्री पॉइंट्स के रूप में काम करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं कि एक फास्टर ट्रेड रूट बन पाए फ्रॉम इंडिया, जो कि रेड सी के होकर गुजरता था। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट कम समय में क्विकली जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है वो सिस्टम डेवलप करें बिटवीन इंडिया ईयू, और बीच में लिंक कौन बनेगा, मिडिल ईस्ट, और जो इसराइल का हाइपर पोर्ट है उसके थ्रू पास होगा। बट ये अभी रुक गया, इसके पीछे का रीज़न है मिडिल ईस्ट में जो इशूज चल रहे हैं। तो कुछ महीने पहले मुझे याद है कि इजिप्ट ने भारत को जो है एक सॉल्यूशन दिया कि क्यों ना जो IMEC है उसे हम क्रॉस करवाए थ्रू इजिप्ट रादर इसराइल, ठीक है। तो अभी इस पे डिसीजन तो नहीं लिया गया है, बट लेट अस सी क्या होता है आगे। कंपोनेंट्स क्या हैं, रेल, पोर्ट्स एंड शिपिंग रूट्स, ओके, एनर्जी पाइपलाइन भी होगा और डिजिटल केबल्स भी होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ये परियोजना है, कह लो BRI। उतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगेन भारत भी इस चीज़ में मतलब सही रास्ते पे जा रहा है, बट इसका जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो है। फास्टर ट्रेड रूट एंड रूट्स इंडिया यूरोप, सप्लाई चेन रेजिलियंस बेटर होगा, एंड स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट टू चाइना सेंट्रिक कॉरिडोर्स, ठीक है, उसके लिए भी हम इसे शो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एक सेपरेट वीडियो आएगा PYQ जो है डिकोडर सीरीज़ के लिए। देन जो है मैंने बताया है कि मैपिंग को लेकर सेपरेट वीडियो आएगा। मैंने बताया इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा था, कल ही आपको बताया था, उसको लेकर भी आएगा। छोटा होगा, कम समय में होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और करंट अफेयर्स अलाइंड होगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में हम कर सकते हैं, उसी तरीके से एनवायरनमेंट में कुछ सर्टेन टॉपिक्स उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग भी सजेस्ट मुझे कर सकते हो। ऑल्सो कल कॉम्बैट है, आप सबको मतलब कि इतना सोच के नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं डरे हुए हैं, पेपर देना चाहिए, क्या होगा कल, मार्क्स कम आएंगे। अरे कोई बात नहीं यार, चिल्ड होके जाओ और जो भी आए उसमें जाके बेस्ट दो, और आपके जो वीकनेसेस हैं वो सामने आएंगे, तो उसको एक्सेप्ट करने में किस चीज़ का डर। और अभी आपके पास 4 महीने हैं, अगर वीकनेसेस अभी ही पता चल गए तो और बेटर होगा ना। सो इतना मत सोचिए, जाइए फ्रीली, नंबर वंबर मैटर नहीं करता है, उसको दिल पे लेना भी नहीं चाहिए। आगे का सोचिए, बेटर सोचिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छा ही करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्बैट, बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम मंडे को, और मैं कोशिश करूँगा अर्ली मॉर्निंग ही वीडियो डालूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।